नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। मालेगांव विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे और 70 से ज्यादा घायल हुए थे। इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। करीबन 16 साल तक चली सुनवाई के बाद आज अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। इस फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये सच है या झूठ, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, तो फिर हम इस पर अभी तक चर्चा क्यों कर रहे हैं। कमलनाथ के इस बयान ने एक नई बहस को अब जन्म दे दिया है। – 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मालेगांव घटना के पीछे का सच सामने आ गया है। कांग्रेस की भगवा समुदाय और हिंदुओं को आतंकवादी बताने की सोची समझी योजना थी, आज उस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि मुझे लगता है कि अमेरिकियों को इसका पछतावा हो रहा होगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किए थे तब भी अमेरिका ने ऐसी ही खोखली धमकियां दी थी और भारत ने तब भी ध्यान नहीं दिया था। अब जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है तो नुकसान उन्हीं को होगा। भारत के जरिए उन्हें एक बड़े बाजार तक पहुंच मिलती है और इसके बिना वे टिक भी नहीं पाएंगे। बस्तर संभाग के जगदलपुर क्षेत्र की संवेदनशील परिस्थितियों और आदिवासी समाज की उपेक्षा और शोषण की समस्या को बस्तर सांसद महेश कश्यप ने संसद में मजबूती से उठाया। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी बेटियों की सुरक्षा और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कानून लाने की मांग की है। सांसद कश्यप ने कहा कि पिछले 60 सालों तक बस्तर को जानबूझकर विकास से दूर रखा गया। जल, जंगल और जमीन से परिपूर्ण इस पावन धरा को माओवाद, गरीबी और अशिक्षा की सजा दी गई। ये क्षेत्र मानो काला पानी की तरह बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की आड़ में कुछ बाहरी तत्व विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण जैसे कुत्सक के प्रयासों में लिप्त है और इसके साथ ही अबूझमाड़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले अबूझमाड़िया जनजाति निवास करते हैं, उन्हें कहा कि मिशनरी गतिविधियों के नाम पर कुछ तत्व आदिवासी बेटियों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में ले जाकर धर्मांतरण और तस्करी जैसे संगठित अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। सांसद कश्यप ने नारायणपुर से संबंधित एक हालिया मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर अबूझमाड़ क्षेत्र की 3 आदिवासी बेटियों को जबलपुर और आगरा से 2 नन ले गई थी और एक बेटी ने रोते हुए स्टेशन पर सहायता मांगी। नागरिकों और रेलवे पुलिस की तत्परता से दोनों नन को गिरफ्तार किया गया, जो कि बड़ी घटना दर्शाती है। जशपुर जिले के तपकरा वन परिक्षेत्र में एक बार फिर से हाथी ने ग्रामीणों का सुख चैन छीन लिया है, तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बागियाकानी गांव में अकेले सो रही एक महिला के घर को हाथी ने देर रात निशाना बनाया। घर में रखे धान को खाने के बाद हाथी ने घर को तहस नहस कर दिया। ये वही घर है जिसे कुछ महीने पहले ही हाथी ने नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी हाथी ने घर में रखे राशन, बर्तन, अलमारी, पेटी और पलंग को बुरी तरह तोड़ डाला। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग को शिकायत की लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। तो वहीं वन विभाग की उदासीनता और हाथियों के लगातार हमलों ने ग्रामीणों को भयभीत कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण इस तरह जान और माल के खतरे में जीते रहेंगे।
बलरामपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुए विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में घर के अंदर से बरामद हुआ है। हाथ पैर बंधे थे, शरीर पर जलने के गहरे निशान मिले। पुलिस ने इसे हत्या मानते हुए जांच शुरू कर दी है और एफएसएल टीम मौके पर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। बता दें, घटना बलरामपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के भनौरा गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बीती रात करीबन 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और यहां पर 50 वर्षीय मनोज गुप्ता का शव जमीन पर पड़ा मिला। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर बुरी तरह से झुलसा हुआ था। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला हत्या का लग रहा है। घटनास्थल से कोई अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं। एफएसएल और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये जांच की जा रही है कि मौत वाकई करंट से हुई है या फिर किसी अन्य माध्यम से। जो इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी भी मचा दी है। पति पत्नी के झगड़े से उपजे ये रहस्यमयी मौत अब कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच में जुटी है। के आसपास जो है 2:30-3 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि अधौरा स्थित एक घर में जो है पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस और अन्य कुछ लोग और जो जिनको सूचना मिली थी जब घटनास्थल पहुंची तो जब घटनास्थल में दरवाज़ा खुलवाया गया तो पति पत्नी ही मिले। पत्नी जो है दरवाज़ा खोलने के बाद जब पुलिस अंदर गई तो जो इसमें जो मृतक है वो उसका दोनों हाथ दोनों पैर बंधे हुए थे और देख के लग रहा था कि प्रथम दृष्टया देख के कि इनके साथ किसी प्रकार का असॉल्ट हुआ है। तो उसको भी लेकिन जीवित होने की संभावना पे तत्काल उसको एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने के उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया गया। के आसपास जो है 2:30-3 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि अधौरा स्थित एक घर में जो है पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस और अन्य कुछ लोग और जो जिनको सूचना मिली थी जब घटनास्थल पहुंची तो जब घटनास्थल में दरवाज़ा खुलवाया गया तो पति पत्नी ही मिले। पत्नी जो है दरवाज़ा खोलने के बाद जब पुलिस अंदर गई तो जो इसमें जो मृतक है वो उसका दोनों हाथ दोनों पैर बंधे हुए थे और देख के लग रहा था कि प्रथम दृष्टया देख के कि इनके साथ किसी प्रकार का असॉल्ट हुआ है। तो उसको भी लेकिन जीवित होने की संभावना पे तत्काल उसको एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने के उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया गया। के आसपास जो है 2:30-3 बजे के आसपास एक सूचना। जशपुर जिले में पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की जो मुलजिम पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी का नाम बागे अकरम उर्फ गुड्डू है, जो चोरी के कई मामलों में वांछित था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बागे अकरम पर मोटरसाइकिल चोरी के 5 प्रकरण दर्ज है। इन मामलों में कोर्ट के द्वारा 5 स्थायी वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। पुलिस ने उससे पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई थी। लेकिन 17 मार्च 2025 को जब पुलिस उसे जिला जेल जशपुर से पेशी के लिए अंबिकापुर न्यायालय ले जा रही थी, तब अंबिकापुर बस स्टैंड पर आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तब से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सीतापुर क्षेत्र में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा और एक बड़ी सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, उसके पुराने नेटवर्क को भी जांच रही है। जशपुर पुलिस को पुलिस अभिरक्षा से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई थी। उक्त आरोपी बागे अकरम उर्फ गुड्डू के विरुद्ध थाना पत्थल गांव में 5 मोटरसाइकिल चोरी के मामले में अपराध दर्ज था, जिसमें उसको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। और इसी दौरान उसको माननीय न्यायालय में मुलजिम पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, जहां से वह बस स्टैंड अंबिकापुर से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी। उसकी पतासाजी हेतु मुखबिर तैनात किए गए थे और टेक्निकल टीम से भी मदद ली जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वह सीतापुर के आसपास देखा गया है, जिस पर से तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम तैयार की गई, जो
सीतापुर में एक यात्री बस से जिसमें वो सफर कर रहा था उसे घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया और उसको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। जसपुर पुलिस को कांकेर जिले के पंखाजूर में मितानिन कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर हो रहे मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। आरोपों के घेरे में उन्हीं के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन पर हड़ताल में जबरन शामिल कराने और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मितानिन कार्यकर्ताओं का विरोध धीरे धीरे अब उग्र रूप लेता जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में मितानिन कार्यकर्ता एकजुट होकर सामने आए और बताया कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप है कि अगर कोई भी मितानिन हड़ताल में शामिल नहीं होती है तो उसे वेतन रोकने की धमकी दी जाती है और नौकरी से निकलवाने की चेतावनी भी दी जाती है। तो वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां तक दावा किया है कि उनसे पैसों की मांग भी की गई है और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उन्हें टारगेट किया गया, कभी काम का बोझ बढ़ाकर तो कभी रिपोर्ट में गड़बड़ी दिखाकर। ज्योतिका राय का नाम साम आते ही जो मामला है वो और भी गर्मा गया। मितानिनों ने प्रशिक्षक ज्योतिका राय पर सीधे तौर पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ज्योतिका राय अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और व्यक्तिगत हितों के लिए मितानिनों को मानसिक रूप से परेशान कर रही है। फिलहाल मितानिन कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खैर, अब देखना होगा कि इन आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है। परेशानी तो बहुत सारे है, जैसे कि हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो एमटी बार बार मीटिंग में हम लोग को कुछ भी बात लेके परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं। फिर कोई कारणवश एक मीटिंग में नहीं जाने से फिर फॉर्मेट में भी सिग्नेचर नहीं करते हैं और उसी बात को लेके बहुत सारे मतलब बड़ा झगड़ा बनाते हैं और क्या बोलते हैं कि काम से निकाल देंगे। कौन निकाल देंगे बोलते? कौन एमटी बोलते हैं कि काम से निकाल देंगे। ज्योतिका राय हमारे यहाँ पे एमटी ज्योतिका राय वो आती है, आके बैठक लेती है और बैठक में बहुत सारा झगड़ा भी करती है कि आप लोग हड़ताल में क्यों नहीं जाओगे और नहीं जाओगे तो कोरा कागज़ में सिग्नेचर कर दो, उसके बाद पैसा जो गाड़ी भाड़ा है उसको भी दो। तो हम लोग इतना सहमति में नहीं है, इसीलिए हम लोग के साथ झगड़ा भी की है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ थे, मन के कार्य क्षेत्र में भी परेशानी हुआ थे और वो कर मन के दावा पर पत्र जो भरा थे वहू में परेशानी आ थे। एक हर मन के पैसा के पेमेंट जो होते ओकरों में परेशानी आ थे। कई बार हम शासन प्रशासन जानकारी दे बर कोशिश करें लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई है नहीं हुआ थी। इस संबंध में आप लोगों से मुझको जानकारी मिली है और इसकी जांच कराते हैं और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, ज्योतिका राय नाम से जो एमटी बोलते हैं उनके खिलाफ पहले भी शिकायत किया गया लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मुझको इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैंने 1 महीने पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। अभी जांच करा लेते हैं वीएमओ से, उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई करेंगे। जशपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बतौली बगीचा स्टेट हाईवे पर स्थित एक पुलिया के नीचे पहाड़ी कोरवा समाज की युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। मृतका बीते 24 जुलाई से लापता थी और आज उसका शव बहते पानी में सड़े गले हालत में बरामद हुआ है। मृतका की पहचान राधिका उर्फ वीरेश्वरी बाई के रूप में हुई है, जो बगीचा नगर के वार्ड नंबर 1 के अटल आवास में अपनी सहेलियों के साथ रहकर घरेलू कामकाज कर जीवन यापन कर रही थी। 24 जुलाई को वो अचानक लापता हो गई थी। स्थानीय लोगों को पुलिया के नीचे से दुर्गंध आने पर शक हुआ और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पानी में युवती की लाश तैरती मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 24 जुलाई को ही एक युवक छोटू जायसवाल मृतका को स्कूटी में कहीं लेकर गया था। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। राजनांदगांव में आगामी गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। उत्सव के दौरान शहर में निकलने वाली झांकियों और डीजे संचालन को लेकर प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक अहम बैठक आयोजित की, जिसमें उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजनांदगांव में झांकियों और गणेश उत्सव की अपनी समृद्ध परंपरा के लिए इसे जाना जाता है। यहाँ लगभग
लगभग 86 वर्षों से गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और आकर्षक झांकियां निकाली जाती है। शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न चौक चौराहों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और विसर्जन के समय भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। बैठक के दौरान डीजे संचालक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने साउंड सिस्टम को लेकर प्रशासन से चर्चा की। साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात भी दोहराई गई। राजनांदगांव में गणेश उत्सव के संदर्भ में जो झांकियां निकाली जाती हैं, उस संदर्भ में आज साउंड सिस्टम वालों की बैठक ली गई और उनको निर्धारित सीमा में ही साउंड सिस्टम बजाया जाए और सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई, जिसमें उन सभी ने सहमति जताई। राजनांदगांव में गणेश उत्सव के संदर्भ में जो झांकियां निकाली जाती, नशाखोरी आज के समय में न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक गहरी समस्या बनती जा रही है। विशेष रूप से युवाओं और किशोरों को नशे की गिरफ्त में जाते देखा जा रहा है। अब गांव की महिलाएं भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। शक्ति जिले के जनपद पंचायत डबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत नवापारा में नशा मुक्ति को लेकर महिलाओं ने पहल की है और इसका नया उदाहरण पेश किया है। बता दें कि शक्ति जिले के नवापारा गांव में नशा जैसे महुआ, शराब और गांजा की आसानी से उपलब्धता से युवा पीढ़ी लगातार इसकी चपेट में आ रही है, जिससे न केवल उनका स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस बढ़ती समस्या के खिलाफ गांव की महिला, सरपंच और पंचों ने मिलकर अपनी आवाज बुलंद की। पंचायत भवन में बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया गया कि अब गांव में किसी भी प्रकार के नशे का सामान बेचना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद गांव की गलियों में नशा मुक्ति रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं, पंचों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली को लेकर गांव के पंचायत भवन से ये शुरू हुई, सभी प्रमुख मोहल्लों से गुजरी। गांजा, दारू बेचना बंद करो ऐसा नारा लगाया गया। नशा मुक्त गांव, स्वस्थ गांव जैसे नारों से गांव की गलियां गूंज उठी। मातृ शक्ति का ये कदम पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनता दिखाई दिया। हमारे गांव में अवैध तरीका से महुआ शराब बिक्री हो रहा है, जिसको रोकने के लिए हमारे गांव के महिलाओं ने आज रैली निकाला है, जो जिसके चपेट में जागरूकता रैली निकाला है, जिसके चपेट में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और उसी को बंद करवाने के लिए महिलाओं ने ये जागरूकता पहल की है। हमारे गांव में ना अवैध तरीका से ना दारू, गांजा का वितरण बिक्री किया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे के साथ ना बड़े बुजुर्ग सभी को करना चाहिए। शराब पीकर गाली गलौज, ये सब लड़ाई झगड़ा का माहौल होते जा रहा है, इसमें गांव का व्यवस्था और माहौल थोड़ा बिगड़ रहा है। तो ये सबको ना बंद करने के लिए आज महिलाओं ने रैली और बैठक किया था। इसको आगामी कहना चाहिए, मतलब 2-4 दिन में ना मामला जब शांत हो जाता है तब ठीक है, और नहीं होता है तो फिर ना उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड पप्पू यादव जुड़े हुए हैं। पप्पू, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नशा की गिरफ्त में अब देखिए हर क्षेत्र, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, शहरी क्षेत्र की बात हो, लगातार युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ये इलाका शक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और जगह जगह से जागरूकता रैली निकाली गई ताकि जो बच्चे हैं वो नशा मुक्त अभियान से जुड़ सके, यानी कह सकते हैं कि नशा की गिरफ्त से बाहर आए। जो उनके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई लिखाई, इस तरफ ध्यान दें। इसको लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोला है। पप्पू जी बिल्कुल राधिका जी, बता दें कि एक तरफ तो जो राज्य और केंद्र सरकार है, साथ ही साथ जो पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीम है, नशा मुक्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नशा जोरों पर चल रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए शक्ति जिले के नवापारा गांव में नशा जैसे महुआ, शराब और गांजा की आसानी से उपलब्धता से युवा पीढ़ी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिससे न केवल उनका स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस बढ़ती समस्या के खिलाफ गांव की महिलाओं, सरपंच और पंचों ने मिलकर आवाज बुलंद किया है। पंचायत भवन में बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया कि अब गाँव में किसी भी प्रकार के नशे का सामान बेचना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद गांव की गलियों में नशा मुक्त रैली निकालकर, जिसमें महिला, पंचों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां रैली गांव के पंचायत भवन से होकर सभी गलियों के प्रमुख मोहल्लों में गुजरा और जहां नशा मुक्ति के अभियान लगातार गलियों में गुजरता गया और लोगों को नशा न करने की अपील की है। बाबू, इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो आखिर
कितनी ग्रोथ थी यहाँ पर, कितने बच्चे जो है वो इसके जद में आ रहे थे, जिसे देखते हुए महिलाओं ने इस तरह के कदम उठाए कि अब ये जरूरी हो गया है। जी राधिका जी, आपको बता दें कि लगातार जो शक्ति जिले के जो ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कच्ची मोहन शराब और गांजा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री जोरों शोरों पर चल रही है, इसको लेकर जो पुलिस और आबकारी विभाग के जो टीम है कार्रवाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो मासूम जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे के साथ साथ जो युवा पीढ़ी है, इनके आदी होते जा रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता न होने के कारण लोग इनका शिकार हो रहे हैं और इसी को लेकर जो महिलाओं ने एकजुट होकर आज नशा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गाँव में रैली निकालकर नशा मुक्ति अभियान चलाया है। पप्पू, क्या सरकार के तरफ से कोई ऐसा अभियान चलाया जा रहा था क्या? क्योंकि नशे की जब यहाँ शक्ति अगर जिले की बात करें तो जिस तरह से महिलाओं ने मोर्चा खोला है, ज्यादा से ज्यादा युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो क्या सरकार ने कुछ अभियान चलाया था? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सरकार जो है नशा मुक्ति को लेकर लगातार जो दावे कर रही है, कई जगह अभियान भी कर रही है, लेकिन इस अभियान के तहत जो जमीनी स्तर पर जिस तरीके से जो अवैध जो मादक पदार्थ है और अवैध जो नशीली पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौजूद है, उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलता, जिसके चलते जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अवैध जो शराब है उनकी बिक्री जोरों शोरों पर चल रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे त्रस्त आकर जो महिलाएं हैं जो एकजुट होकर नशा के खिलाफ खड़े हो गई हैं। लेकिन क्या इससे नशा की बिक्री रुकेगी, रोकथाम होगी? आज जो महिलाओं ने रैली निकाली, उनसे आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा कि इसके बाद भी अगर बिक्री होती है, इसके बाद भी अगर युवा नशा की गिरफ्त में आते, चपेट में आते, तो उनका अगला कदम क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो बिक्री हो रही महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि यदि अगर जो गांव में और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि बिक्री नहीं रुकती है तो महिलाओं ने निर्णय लिया है कि अब गांव के हर वार्ड में एक महिला टीम गठित किया जाएगा, जहां चरणबद्ध तरीके से नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और जो व्यक्ति जो नशा के खिलाफ आदी है और साथ ही साथ नशा का जो गोरख धंधा करते हैं, इनके खिलाफ जो है संबंधित जो थाने हैं वहां पर लिखित शिकायत कर उनकी कार्रवाई की मांग करेगी। पप्पू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, शक्ति जिला में महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन हुआ, नशा के खिलाफ जो है महिला एकजुट नजर आई और रैलियां निकाली गई, गले मोहल्ले से रैलियां निकाली गई, जहां कई तरह के नारे लगाए गए। महिलाओं का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो नशे की गिरफ्त में है और लगातार अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। सही दिशा देने के लिए बहुत ही जरूरी है कि नशे की बिक्री कम की जाए, नशे की बिक्री को खत्म किया जाए, रोकथाम जरूरी है और इसके लिए सभी महिलाएं एकजुट होकर गली मोहल्ले से एक रैली निकाली, जागरूकता रैली निकाली, बच्चों को संदेश देने की कोशिश की गई कि उनका जीवन फिलहाल पढ़ाई लिखाई करने का है, ना कि नशे के गिरफ्त में आने के लिए। अब देखना है कि महिला की तरफ से जो इस तरह के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जो रैली निकाली जा रही है, उसका कितना असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। नवागढ़ विकास खंड के अंतर्गत नगर पंचायत शिवरी नारायण के वार्ड क्रमांक 1 स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जहां बच्चों को शिक्षा के अधिकार की बात तो कही जाती है, वहीं यहां पर 79 बच्चे मात्र 2 कमरे में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के 79 बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल की इमारत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अधिकांश कक्षाएं उपयोग के लायक ही नहीं बची है। सिर्फ 2 कमरे ही फिलहाल सुरक्षित है और इन्हीं 2 कमरों में सभी कक्षाएं संचालित हो रही है। ना तो बच्चों को पर्याप्त स्थान मिल पा रहा है और ना ही पढ़ाई का वातावरण। तो वही स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि वे कई बार स्कूल की हालत को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस पर मूक दर्शक बने हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की बेटी ने एक बार फिर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। रायपुर की होनहार कराटे खिलाड़ी दामिनी साहू ने भूटान की राजधानी
थिम्पू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। दामिनी की इस उपलब्धि से न केवल प्रदेशवासी बल्कि पूरे देश को गर्व है। इस प्रतियोगिता का आयोजन थिम्पू के प्रतिष्ठान क्लब में किया गया था, जहां भारत से छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया और एशिया के 7 देशों से आए कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी मंच पर रायपुर की दामिनी साहू ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत का तिरंगा पूरे सम्मान के साथ लहराया। दामिनी ने अपने सभी मुकाबले जीतते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। उनकी जीत से न केवल उनके माता पिता और कोच गौरवान्वित है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है और सोशल मीडिया पर बधाइयों के संदेश की बाढ़ सी आ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।